चलिए आज अपने हम फेसबुक पेज से और यूट्यूब के साथ भी आज का विषय हमने चुना है जो नए कानून जो बिहार जो ये भारतीय न्याय संहिता 2023 में जो चैप्टर पढ़ा रहे थे, थोड़ा सा उसको विराम देते हुए हमने उसी के तहत एक आज का विषय लिया हमने। ये विषय FIR FIR मीन्स की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR मतलब फर्स्ट, आई से इंफॉर्मेशन, आर से रिपोर्ट, यानी कि प्रारंभिक सूचना। आज का पढ़ाने का मकसद ये है, अभी भी हमारे बिहार हो चाहे किसी राज्य के हो, वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि FIR को कैसे दर्ज कराया जाए, थाने में जाए तो कैसे FIR दर्ज हो, पुलिस वालों के पास जाए तो कैसे FIR हो। अगर आपको लिखना पढ़ना नहीं आता है, लिख नहीं सकते हैं, तो आप किसी का सहारा ढूंढते हैं कि चलिए भाई थाना में हमारा एक FIR करवा दीजिए। मध्यस्थता के तौर पर आप खोजते हैं, या फिर सोचते हैं कि थाना से हम 10 किलोमीटर दूर हैं, हम कैसे सूचना दें थाने को कि FIR दर्ज करना है। आपको समझ में नहीं आता है, आपके घर में डकैती हो जाती है, चोरियां हो जाती है, हत्या हो जाती है, कितने तरह के क्राइम हो जाता है, लेकिन आप समझ नहीं पाते कि FIR कैसे दर्ज हो। आप विचलित हो जाते हैं। और इस तरह से, या जब आपको तकलीफ कब होती है कि जब आप थाना पर जाते हैं और थाना प्रभारी, थानाध्यक्ष, इंस्पेक्टर हो चाहे SHO आपकी बात सुनता नहीं है, आपको रफ बोलता है और आपको भगा भी देता है। तब आप टूट जाते हैं, आखिर क्या करें। तब फिर आप SP साहब के पास जाते हैं, जिले के कप्तान के पास जाते हैं, DIG IG जो संभव होता है वहां भी जाते हैं, आप वहां पक्ष रखते हैं। लेकिन अगर वहां भी FIR दर्ज न हो तो आप टूट जाते हैं, विश्वास उठ जाता है पुलिस पर से, विश्वास उठ जाता है सरकार पर से। वो पीड़ित व्यक्ति जिसको न्याय मिलना चाहिए उसके साथ अन्याय कर देता है पुलिस वाला, समय पर कोई काम न करके। और समाज में भी कई तरह की राजनीति शुरू हो जाती है FIR पर। एक पक्ष यस कहेगा, दूसरा पक्ष ना कहेगा। इसके बावजूद भी तब कुछ लोग कहेंगे चलिए कोर्ट में जाइए। कोर्ट में जाने पर वहां आपको समझ में नहीं आता है, पूरा विस्तृत रूप से पहली बार आपको फेसबुक पेज पर एक एक चीज को बारी बारी से समझाएंगे। अगर इस वीडियो को भारत वर्ष के एक कोई भी ये हमारा वीडियो देख लेगा, हम दावा करते हैं कि FIR पर उसकी गलतफहमियां काफी दूर हो जाएंगी। हम ये भी बताएंगे कि अगर थानाध्यक्ष अगर FIR नहीं करते हो तो पुलिस पर कौन सा एक्शन होगा इंडियन पेनल कोड में, या कौन सा संविधान के अनुच्छेद में वो उसके घेरे में आ जाएंगे, या वगैरह वगैरह। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको हम आपके बीच परिचय देते हैं डॉक्टर बालूसाहब के साथ। हम बताते हैं FIR पर शुरू करते हैं। एक मैंने छोटा सा बोर्ड है, मैंने हाथ में एक ये है और मेरे हाथ में एक डस्टर भी है। तीनों चीज लेकर के बिल्कुल हम ABCD जैसा पढ़ाएंगे। यानी कि फिर शुरुआत करते हैं। FIR, F मतलब द फर्स्ट, I मतलब इंफॉर्मेशन, R मतलब रिपोर्ट। FIR का मतलब आप समझ गए होंगे। अब आपको जो घटना होती है आपके साथ, आपको ये पता नहीं होता है कि घटना हुई, घटना से विचलित हो जाते हैं। और जो आप थाने पर जाते हैं, आपके जो पिटीशन देते हैं या लिखित भी देते हैं, जो भी देते हैं, उसका वहां 2 भाग हो जाता है। अगर थाने पर लगे कि आपके आवेदन में संज्ञेय है, कॉग्निबल इंग्लिश में, हिंदी में इसको संज्ञेय बोलते हैं, संज्ञेय है, तब उस पर जो थाने के SHO या थानादार या थाना इंचार्ज जो कहिए भाषा में, वे कहते हैं कि संज्ञेय के आधार पर वे सीधा आपका FIR दर्ज करते हैं। वो FIR दर्ज का हम नॉमिनल हम मोटा मोटी बता देते हैं।
154 सीआरपीसी पढ़ेंगे तो इसमें है प्रावधान है आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस का एफआईआर करने का है। अगर उसको लगता है थाना प्रभारी को नहीं ये एफआईआर लायक नहीं है, ये है जांच लायक है, तो उसका सेक्शन है 155 सीआरपीसी। पहले इतना समझना होगा कि हर आवेदन पर एफआईआर नहीं होता है और हर आवेदन पर 2 तरीका का कानून में सीआरपीसी में प्रावधान है। ये पुराना जो हालांकि अपने नियम बदलेगा वो बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन जो अगर कॉग्निजेबल होगा तो उसको 154 सीआरपीसी का प्रयोग करके जो थाना इंचार्ज होंगे एफआईआर दर्ज करेंगे, अन्यथा उसको जांच में 155 के तहत में प्रोसीडिंग उसका ये एक प्रोसीडिंग है जो आपके दिमाग से निकाल देंगे कि आप सुनते होंगे कि थाना पर गए हमारा केस लिखे और थाना प्रभारी साहब या इंस्पेक्टर साहब ने हमारा एफआईआर दर्ज नहीं किया। नहीं, आपको समझना होगा यहाँ पर कि आपने जो आवेदन या पर्द बयान जो भी आप देते हैं अगर पुलिस वाले एक्शन नहीं करते हैं, हो सकता है कि आपके आवेदन में जो वर्णित जो फैक्ट जो आपने दिया है वो कॉग्निजेंस कैटेगरी में नहीं आता होगा, एप्रिहेंशन होगा, तो उसको थाना इंचार्ज साहब क्या करेंगे कि उसको जांच में दे देते हैं। ये जांच की प्रक्रिया में जो थोड़ा सा विलंब होता है यही लोगों में कंफ्यूजन आपका दूर होता है। लेकिन डॉक्टर बालूसाहेब प्रसाद आज हम बताएंगे कि कॉग्निजेबल क्या है, नन कॉग क्या है। शुरुआत करते हैं, फिर अपने वापस मुद्दे पर आते हैं एफआईआर पर। और सबसे पहले हम जानकारी देना चाहेंगे कि एफआईआर आप कैसे दर्ज करा सकते, कितने प्रकार के एफआईआर होता है। हम इसको डस्टर से देखिए मिटाते हुए, ये हमारा एक न्यूज रूम है लोक स्मार्ट न्यूज चैनल का, अभी मैंने टेम्प्रोरी बनाया, बाद में इसको हम ब्रॉड लेवल पर ले चलेंगे। कुछ लोगों का सुझाव भी आया है हमारे मोबाइल फोन पर कि नहीं सर अपना क्लास को थोड़ा सा ब्रॉड बनाइए, फैक्ट है हमने एक्सेप्ट किया। कुछ लोग ने कहा कि थोड़ा सा इसको और लेवल पर सर किया जाए, अच्छा लगता है जब आप पढ़ाते हैं बताते हैं। इस तरह से बताने पढ़ाने वाले ऐसे कम वीडियोज मिलता है, हालांकि पढ़ाने वाले को तो संख्या पूरा वीडियो में यूट्यूब में भरा पड़ा है, लेकिन जो तरीका लुक स्मार्ट चैनल जो आप बताते हैं उस तरीका से लोगों के दिमाग में भरता है। क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि किसी को बताते हैं बिल्कुल सिंपल भाषा में, ये आम सतही स्तर के आदमी समझ सके। अब बताते हैं कि अगर आपके साथ कोई घटना घटती है, कोई घटना घटे, तो आप सबसे पहले एक एफआईआर का तरीका है रिटन एफआईआर उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये ऐसे लिखते हैं रिटन एफआईआर। रिटन एफआईआर मतलब लिखित, इसको लिखित बोल सकते हैं, लिखित आवेदन। आप जो भी घटना होंगे आप उसको थाने पे जाएंगे और थाने पे एक आवेदन पन्ने पे लेकर उस पर रिटन अपने हाथ से आप आवेदन देंगे थाने पर कि सेवा में थानाध्यक्ष मेरा नाम निवेदन है कि मेरा नाम ये है, आज तारीख को इतने बजे ये घटना हुई, घटना के जिक्र, फिर डिटेल देंगे इस घटना को लोगों ने देखा है और इस घटना का कारण ये है। यानी कि जो लिखित जो आप आवेदन देंगे जो थाने पर, उसमें आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा उस आवेदन रिटन एफआईआर तो बता रहे हैं कि अगर इतना चीज अगर आप लिख देते हैं तो आपका कंप्लीट ये रिटन एफआईआर इसको कहा जाएगा कंप्लीट। इसमें किसी तरह पुलिस को अनुसंधान करने में या एसएचओ को या सुपरविजन अथॉरिटी को कहीं दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले इसमें आना चाहिए आपका नाम और पता पूरा होना चाहिए, उम्र के साथ नाम और पता उम्र के साथ आवेदन में होना चाहिए। मेरा नाम ये है, उम्र लगभग, पिता फलाना फलाना घर है। दूसरा चीज इसमें आना चाहिए कि घटना की तिथि और समय, यानी कि जो घटना जो हुई है आपके साथ उस आवेदन में घटना की तिथि को आप लिखना है, घटना के समय दर्शाना है। तीसरा चीज इसमें आना चाहिए आपके आवेदन में
कि घटना के कारण आपको देना है उस आवेदन में, रिटन एफआईआर में, कि घटना आखिर क्यों हुई। ये आप उसमें लिखेंगे, यानी 2 नाम पता, घटना की तिथि समय, घटना के ये आपको घटना के कारण। चौथा नाम उसमें लिखेंगे साक्षी माने गवाहों का डिटेल, क्या किसी ने देखा है या कोई जानकारी है, साक्षी गवाहों को नाम उस पर आप लिखेंगे। ये उसके बाद जो नेक्स्ट भी होगा कि ये क्या पहले भी कोई घटना घटी है, अगर इस तरह की बात हो तो आप उसमें अंकित कर देंगे तो और खूबसूरत आपका एफआईआर हो जाएगा। और इस तरह की जो 5 चीजों को लेकर के छठा है कि जो आवेदन आप लिखेंगे एफआईआर पर, नीचे आपका पूरा पता होना चाहिए और पूरा हस्ताक्षर। ये जो नीचे आवेदन के नीचे लघु हस्ताक्षर नहीं करेंगे, पूरा इसमें डिटेल में साइन करेंगे पूरा। और उसके बाद नीचे तिथि और अपना मोबाइल नंबर, हर व्यक्ति के पास मोबाइल नंबर है, आप हर एफआईआर के नीचे अपना मोबाइल नंबर अवश्य डालेंगे। मोबाइल नंबर डालें मतलब ये है कि आप कहीं भी रहेंगे तो पुलिस वाले अनुसंधान करता है, परीक्षण करता है, एसपी साहब कोर्ट तक जो एफआईआर होगा आपके नंबर से आपके यूज करेगा, बुला लिया जाएगा, कोर्ट तक आप नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। ये आसानी रहेगा कॉन्टेक्ट का। ये समन जो इशू होता है उससे बेहतर है आपको अगर एफआईआर पर अगर अपना मोबाइल नंबर आप डाल देते हैं। अगर मेल है तो अति बहुत सुंदर, नहीं मेल है तो मोबाइल नंबर आपको डालना है और इसके साथ साथ आपको डालना है तिथि, दिनांक। इतने चीज को अगर आप रिटन लिखित रूप से थाने पे जाके देते हैं, अगर इतने चीजें हैं, नाम पता है, घटना की तिथि, घटना के समय, और इसके घटना के कारण साक्षियों का, गवाहों का नाम पता, क्या पहले घटना कोई घटी है या आपको कारण तो हो गया, उसके नीचे हस्ताक्षर के नीचे पूरा हस्ताक्षर, लघु हस्ताक्षर नहीं, एफआईआर पर पूरा सिग्नेचर होता है कंप्लीट, आपको जिसको कैपिटल कह सकते हैं सिग्नेचर में। और उसके नीचे तब आते हैं ये दिनांक और तब उसके बाद आते हैं मोबाइल नंबर। इस तरह कंप्लीट जब आप कर देते हैं उसको कहते हैं रिटन एफआईआर, ये या उसको कहते हैं लिखित एफआईआर। अब यही एक सवाल खड़ा होगा कि अगर थाने पर आप जाते हैं, इसको हम मिटा देते हैं तत्काल, इतना तो आप समझ गए होंगे, सवाल नहीं कोई। इसको मिटाते हुए अपने दस्तर से अब आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे कि ये इतने हो गए। लेकिन अगर आप थाने पे जाते हैं और थाना पे जाने पर अगर वहां पर एसएचओ या बड़ा बाबू या जो इंस्पेक्टर इंचार्ज कोई भी होंगे, आप कोशिश कीजिए कि उनके सामने जाएं, उनसे मिलें और उनको सारी बातों को बताएं। बताने के बाद वो आपको एसएचओ इंस्पेक्टर साहब जरूर आपको कहेंगे कि नहीं जाइए, एक आप लिखित एक आप आवेदन दे दीजिए। सवाल खड़ा यहाँ ये होता है कि थाने पे गए, आपको लिखना नहीं आता है, अब आपका दिमाग काम नहीं करेगा। नहीं, ऐसा प्रावधान है कि थाने पर अगर आपको लिखना नहीं आते हैं तो वहीं पर थाने पर एक होता है ओडी ऑफिसर। एक एक चीज डॉक्टर बालूसाहब प्रसाद आपको बताएगा, लोक स्मार्ट चैनल के अपने दोनों पेज से बताएंगे, यूट्यूब और फेसबुक पेज पर। अब वहीं एक होते ओडी ऑफिसर, थाने पे देखेंगे उसको बोलते हैं ओडी ऑफिसर। तो आप पूछेंगे भाई ओडी मतलब क्या होता है? ओडी मतलब ये होता है ऑफिसर ऑन ड्यूटी। 24 घंटा थाने पर एक ऑफिसर ऑन ड्यूटी आपको मिलेंगे। आपको चाहे देहात का थाना हो, शहर का थाना हो, आप सीधे ओडी ऑफिसर से बात कीजिए, सर कहिए कि हमको एफआईआर करना है। ये ओडी ऑफिसर का काम है। अगर ये कहता है ओडी ऑफिसर कि नहीं थाने पर एसएचओ साहब नहीं है, बाद में आप आइए केस होगा, अगर इस तरह से व्यवहार करते हैं तो आप सीधा सवाल कीजिए कि नहीं आपको हमारा एफआईआर लेना होगा। तो कहेगा ठीक है आप लिख कर दीजिए, तो आप इस तरह से लिखित आप देंगे। अगर नहीं आता है तो कहिएगा सर हमको लिखना नहीं आता है,
ये जहां एसएचओ जो होंगे और जो यहाँ ओडी ऑफिसर होगा, इसका दायित्व है कि जो एफआईआर जो होता है, एफआईआर बुक पर वो नीचे कार्बन लगा देंगे और वहीं आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनका कि जो जो घटना हुई है आप मुंह से बताएंगे कि सर मेरा नाम ये है। जैसा जैसा बोलते जाएंगे वो लिखता जाएगा और पूरा कंप्लीट जितना बातों को मैंने बताया उस बातों को आपको बताना है। उस थाने पर जब थाने के एफआईआर में ही जब आपका रिकॉर्ड जब दर्ज किया जाएगा तो वो एक एक चीज को लिख लेंगे। तब वो क्या करेंगे कि आपसे कहेंगे कि आप यहाँ सिग्नेचर कर दें और आपका एक हस्ताक्षर हो जाएगा। तो यही एक दूसरा यानी एक एफआईआर होगा। नंबर 1 लिखित, यहाँ ऐसे लिख देते हैं, आप समझेंगे। एक हो गया लिखित एफआईआर, लिखित एफआईआर शॉर्ट में समझ सकते हैं। दूसरा हो गया ये स्टेटमेंट, ये हो गया स्टेटमेंट, इसको कह सकते हैं स्टेटमेंट एफआईआर। वे स्टेटमेंट एफआईआर दूसरा हुआ जो थाने पर आप बयान देते हैं, थानाध्यक्ष के सामने, एफआईआर के सामने, एफआईआर बुक के सामने आपका रिकॉर्डिंग जो बोलेंगे उस पर दस्तखत होगा। यह भी एक एफआईआर का तरीका है। आप जान ले अपना अधिकार, राइट है आपको। उनको मैंडेटरी है, एसएचओ या ओडी अफसर नहीं होंगे, उस पर ओडी अफसर ही आपका उस प्राथमिकी पर पन्ने कार्बन लगा करके ये रिकॉर्ड करेगा। इसको बोलते हैं ये स्टेटमेंट एफआईआर, ये लिखित एफआईआर जो चलन है जो भी। अब आइए तीसरा, इसके बाद जब एफआईआर जब दोनों दर्ज कर लिया जाएगा तब आपको दायित्व है कि उसकी एक कॉपी रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक कॉपी निःशुल्क, 1 पैसा नहीं, आपको थाना के जो मुंशी जी आम भाषा बोलते हैं या दीवान जी बोलते हैं, दीवान साहब या जो भी बोला जाता है भाषा में, थाना लेखक कह सकते हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक कॉपी तुरंत आपको हस्तगत करा देंगे। किसको? सूचक को, इंफॉर्मेंट को कह सकते हैं या कंप्लेनेंट को कह सकते हैं। कई भाषाएं हैं, मुकदमा दर्ज करने वाले गए हैं, उसके निःशुल्क कॉपी एक कॉपी दी जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी 2 तरीका के एफआईआर मैंने बताया, एक होगा रिटेन एफआईआर जो लिख के जाके देते हैं, उस पर प्रोसेसिंग आपको करके कॉपी दी जाएगी। दूसरा होता है कि नहीं लिखना आता है तो थाने पर आप वहां पर सीधा स्टेटमेंट देंगे। ये 2 तरह का आपने एफआईआर। अब आते तीसरा एफआईआर। आज कोशिश करें कितने तरह का एफआईआर होता है, जो मैंने कैप्शन में भी लिखा है तीसरा एफआईआर। आप अपने मोबाइल से, आप अपने मेल के थ्रू, आप किसी साधन से थाना पे खबर कर दें कि अमुक हमारे यहाँ घटना घटी है, हत्या हो गया है, डकैती हो गया, चोरी हो गया है, अमुक है। आपको विलंब नहीं करना है। डिले अगर करते हैं सूचना देने में, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी एफआईआर दर्ज के पहले। अगर डिले कहाँ से अर्थ होगा, जब सूचना जैसी आप थाना को नॉलेज जब आ जाएगा उसको वो उस समय से अगर डिले होगा वो एफआईआर डिले का जांच आपको पुलिस पर उसको मारा जाएगा, जिसकी जांच सीनियर ऑफिसर करते हैं कि एफआईआर में डिले क्यों हुआ। इसीलिए हमारा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है टू ऑल, जो भी जनहित में, कि एफआईआर तुरंत आप दर्ज कराएं। आप जो पहले एक प्रोसेस मैंने बताया लिखित, दूसरा मैंने बताया स्टेटमेंट। अब थर्ड आइए, अगर आप नहीं थाना पे जा पाते हैं, 10 किलोमीटर दूर घर आपका काफी दूर है, तब आप क्या करेंगे, इसको मैसेज, मोबाइल से मैसेज आप दे सकते हैं। इसको आप मोबाइल से मैसेज दीजिए, नहीं मोबाइल है किसी माध्यम से, इसको बोलते हैं मीडियम मैसेज। ये मीडियम मैसेज माने कोई आदमी जाता है कि सर जल्दी खबर कर दिया, थाना पर घटना हो गई। 2 माध्यम से जो अगर आप भेजते हैं पुलिस वालों के पास, वो पुलिस वाले सूचना मिलते ही वही आपके पास पूरी टीम, गाड़ी, मोटरसाइकिल से आपके पास पहुंचेंगे और सीधे जब घटना हुई होगी और आप पास जा करके और आपसे बात करेंगे और आपका वो सीधा जब पूरा समझ लेंगे तो जो वहां जो आपका जो घटना के बारे में
जो दर्ज करेंगे उसको कहते हैं फर्द बयान। क्लियर कट आप समझ सकते हैं क्या उसको बोलते हैं, उसको फर्द बयान एफआईआर, फर्द बयान। ये फर्द बयान एक यानी कि ये आपको प्रोसेस इसमें आ जाएगा, तीसरा नंबर में आ जाएगा। ये मोबाइल मैसेज देते हैं तो पुलिस आएगी तो आपका फर्द बयान लिया जाएगा। उस फर्द बयान पर लेकर के वो आप जैसा जैसा बोलेंगे वैसे वैसे पुलिस वाले लिखेंगे कि मेरा नाम ये है, ये है, ये है। इस पूरे प्रोसेसिंग को पुलिस वाले करेंगे। आपको क्वेश्चनर का उत्तर देना है और आपको लिखाना भी है। उसमें जो चीजें मैंने शुरू में बताई 6 चीजों को उसमें आना आवश्यक है। अगेन रिपीट, नंबर 1 इन्फॉर्मेंट का नाम पूरा पता, दूसरा घटना की तिथि, घटना के समय, तीसरा घटना के कारण, चौथा किन किन गवाहों ने साक्ष्यों ने देखा है, पांचवा क्या ऐसी पूर्व में कोई घटना हुई है, छठा पूरा हस्ताक्षर। याद करें कभी भी लघु साइन नहीं होगा, पूरा हस्ताक्षर होगा। उसके नीचे अब अपना सिग्नेचर का मोबाइल नंबर दीजिए, उसके नीचे अपना बताइए, मेल बताएं, अति उत्तम। इतना दिनांक डेट के साथ जब कर देते हैं तो तीसरा हो गया आपको फर्द बयान एफआईआर समझ सकते हैं। चलिए अब तीनों अब आइए चौथे नंबर पर आइए कि ऐसे आप देखे होंगे कि बहुत से जगह पर लावारिस लाश रोड पे मिल गया है, रोड पे एक्सीडेंट हो गया, लाश डेड बॉडी लेके छोड़ के भाग गए। लावारिस ट्रक कोई खड़ा है, लावारिस बैग गिरा हुआ है, उस पर असलहा वगैरह कुछ चीज मिलता है, वहां पर कोई भी सूचना देने वाला नहीं है। तो उस समय जो पुलिस वाले जो जाएंगे स्पॉट पर, वहां पर जब देखेगा सबसे पहले कोशिश किया जाएगा कि वहां का चौकीदार या उनके कोई एडवाइनिंग कोई भी हो तो उसका वही होगा, ये फर्ज बयान वाला सिस्टम होगा। अन्यथा जो पुलिस वाले होंगे वहां जाएंगे, वो अपने स्वयं रिकॉर्ड करेगा, आप चौंक जाएंगे। उसको बोलते हैं सेल्फ स्टेटमेंट एफआईआर। क्या उसको बोलते हैं इंग्लिश में? सेल्फ स्टेटमेंट एफआईआर, यानी स्वयं पुलिस वाले करते हैं ये स्वयं। मेरा नाम ये है, मेरा नाम परेशानी है, पुआनी है, जो भी है वो करके घटना के बारे में जो होगा वो आपको होगा। ये हो गया सेल्फ, ये आपको ये हो गया ये एफआईआर। 4 तरह का एफआईआर समझ गए होंगे, लिखित, स्टेटमेंट, मैसेजिंग पर जो देते हैं इसका फर्ज बयान, और चौथा होता है सेल्फ स्टेटमेंट। अब आइए 5वां एफआईआर किसको बोलते हैं, यानी कि आप सुनकर चौंक जाएंगे कि कितना अधिकार, कितना जनता में जनहित में लोगों को जानकारी। लेकिन ये पहला हमारा वीडियो होगा, पहला हमारा यूट्यूब पर, फेसबुक पेज पर होगा कि अगर एक एक चीज अगर पूरा मेरा ये वीडियो आप देख लेते हैं, समझ लेते हैं, कहीं आपको किसी माध्यम की, किसी नेता का, किसी के पैरवी करने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं सक्षम है, आपका अधिकार है, आपका राइट है, संवैधानिक अधिकार है थाने पर भैया एफआईआर कराने का और एसएचओ का काम मैंडेटरी उसको करने का। अब आइए नेक्स्ट टू बी। इतने जो हो जाने के बाद अब आते हैं कि सपोज इतने प्रोसीडिंग आपका थाने पर पुलिस, मैंने बताया कि अगर आपका पुलिस वाले आपका एफआईआर नहीं करते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, तब आप आपका सीधा अधिकार मिलता है कि सीधा जिले के आप एसपी बैठते हैं, एसपी या बड़े जिलों में बैठते हैं एसएसपी, आप वहां सीधे जाएं, इमीडिएट लेट नहीं करें। आप एसपी या एसएसपी के पास जाएं और एक आवेदन दें सेवा में। पुलिस अधीक्षक या वरीय पुलिस अधीक्षक, निवेदन है कि मेरा नाम फलना फलना है, मैं इतने दिनांक को थाने पर गए, वहां पर एफआईआर मेरा दर्ज नहीं किया गया है, जबकि हमारा एफआईआर हमारे साथ घटना हुई है, वही 6 पिंडू जो मैंने बताया था सारे को लिख करके आप खुद एसपी साहब से मिलेंगे। एसपी साहब उस पर आवेदन आपसे लेंगे और तुरंत ऑर्डर करेंगे कि जाइए आपका एफआईआर दर्ज होगा। वो जो आवेदन जो आप एसपी साहब से मिलेंगे, जो आवेदन
एसपी साहब के ऑर्डर पर वो जाएगा थाने में। थाना जैसे थाने में जाता है तो वो जो एफआईआर जो दर्ज होगा उसको ये भी उसको बोलते हैं बाई ऑर्डर ऑफ एसपी, ये एफआईआर कहलाएगा। ये एफआईआर इसका क्या नाम होगा? बाई ऑर्डर ऑफ द एसपी, बाई ऑर्डर ऑफ द एसएसपी या सीनियर ऑफिसर अंकित होगा, स्टेशन डायरी पर अंकित होगा और उस डायरी पर एफआईआर पर भी अंकित होगा, जो उसको बोलते हैं कि ये बाई ऑर्डर ऑफ द एसपी। ये इस तरह से जो हमने बताया तरीका, इस तरीकों के आधार पर आप प्राथमिकी आप जो दर्ज करा सकते हैं। अब यहाँ तक हमको पूरा उम्मीद है कि आपके किसी तरह का कोई यहाँ पर शंका आपको नहीं होता होगा। अब सवाल खड़ा ये होता है कि अगर एफआईआर थाने पर भी दर्ज नहीं हुआ, एफआईआर आपको एसपी साहब के यहाँ गए वहां भी दर्ज नहीं हुआ, वहां भी आपको महसूस हुआ कि अभी तक एफआईआर नहीं हुआ, तो सीधा एक रास्ता है, ऑनरेबल कोर्ट, लोअर कोर्ट, विधि व्यवसाय न्यायालय बोल सकते हैं। आप सीधा कोर्ट में एक किसी वकील के माध्यम से आप जाएंगे और जो भी आपका जो थाना क्षेत्र जिस कोर्ट के अधीन होगा, अब तो बंटवारा हो गया है, या सीजीएम को मान के चलिए, वहां जाएंगे तो वहां पर यही बातों का उसमें जिक्र करेंगे कि थाना पे मैं गया, वहां पर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। उस आवेदन की कॉपी को लगा करके मस्ट है हम सारे हम अपने माध्यम से वकील साहब लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी जो परिवाद पत्र या उसको जो परिवाद पत्र हिंदी में बता रहा है, परिवाद पत्र उसको बोलते हैं, परिवाद पत्र न्यायालय में जो आप जाते हैं एफआईआर कराने के लिए, वो होता है परिवाद पत्र। आप जाएंगे यहाँ पर, वो आवेदन जिस पर आपको एसपी साहब ने आदेश किया होगा, उस कॉपी आपके पास होगी, थाने में आप गए होंगे कॉपी होगी, उस आपको ये कॉम्प्लेंट फाइल, इंग्लिश में भी आप समझ सकते हैं, कॉमन है ये कॉम्प्लेंट फाइल, ये कॉम्प्लेंट फाइल करते हैं या परिवाद पत्र दायर करते हैं, कोर्ट की भाषा में बोलते हैं इसको। आप दोनों आवेदन को जिक्र करेंगे तो उसी समय कोर्ट के सामने जब खड़ा होंगे तो कोर्ट के सीजीएम साहब पूछेंगे कि बोलिए आप क्या चाहते हैं, तो आपके माध्यम से जो लीगल आपके जो वकील साहब होंगे वो कहेंगे कि 2 भाग बांट देंगे। पहला भाग बांटे नहीं सर, अब इसको थाना पर भेज दिया जाए, हम थाना पे एफआईआर चाहते हैं। दूसरी बात है, यह भी वकील साहब कहेंगे नहीं सर थाना पे भरोसा नहीं है, इसको सर कोर्ट में ही इसको रख करके इसका आपको जांच, इसका ट्रायल कराया जाए। आप यहाँ समझ सकते हैं, वही आपका एफआईआर पर अब न्यायालय फैसला करेगा कि वो कोर्ट में से थाना पे भेज दें। वो जो जाता सेक्शन वो है सीआरपीसी, जब पढ़िएगा उस 156 क्लॉज 3 के तहत, सीआरपीसी के तहत ये प्रक्रिया होगी और सीधा चला जाएगा थाने पर। वो थाने पे जो एफआईआर दर्ज होगा उसको बोलते हैं कोर्ट कंप्लेंट फाइल, कोर्ट एफआईआर। यानी कि ये भी नया हो गया, अब तक पढ़ाया तो इसको ये भी अधिकार है कि न्यायालय से 156 क्लॉज 3 सीआरपीसी के तहत वो जो जाएगा थाने में, वो भी एक परिवाद पत्र, ये आपका अधिकार जो एफआईआर करने का, इतने तरीके का एफआईआर आपको जनहित में सरकार ने सुविधा से सब कुछ दिया गया है। और इसके बावजूद भी अगर तो इतने रास्ते खुलेंगे हैं, क्यों नहीं होगा आपका एफआईआर। आज हम अपने माध्यम से हमने कोशिश किया कि एफआईआर कराने के लिए कि एफआईआर कैसे होगा और कैसे तरीका है, फिर रिपीट कर देते हैं सबसे शॉर्ट। थाने में जाते हैं, रिटन एफआईआर देते हैं, नंबर 1। दूसरा, थाने में जाते हैं, अगर आपको लिखना नहीं आता है तो वहाँ के ओडी ऑफिसर या जो भी एसएचओ होंगे, उनका दायित्व है कि उसी एफआईआर बुक पर आपका स्टेटमेंट ले लेंगे, यहाँ भी आपका एफआईआर दर्ज होगा। तीसरा है कि सूचना देते हैं पुलिस वाले, जब आपके पास जाते हैं घटना के बारे में आप जो बताएंगे, जो आपका जो एफआईआर दर्ज होगा उसको फर्द बयान बोलते हैं, फर्द बयान पर एफआईआर दर्ज होगा। इसके बाद
ऐसी घटनाएं होती हैं कि जहां कोई भी केस करने वाला चौकीदार भी ना हो, वहां पर पुलिस के अधिकारी जाएंगे जो सेल्फ स्टेटमेंट पर जो दर्ज करते हैं। यह भी इस तरीका के एफआईआर भी इस कैटेगरी में आता है। उसके बाद अगर एफआईआर पब्लिक का अगर पुलिस वाले दर्ज नहीं करें तो सीधा आप जिले के एसपी एसएसपी के पास जाते हैं, आवेदन देते हैं, वो ऑर्डर करता है, उस पर एफआईआर दर्ज होता है। इसको कहते हैं भाई ऑर्डर ऑफ द एसपी सीनियर ऑफिसर पर। एक बेबी एफआईआर का तरीका है। अगर एसपी साहब का भी अगर आपको जस्टिफाई नहीं मिला, डिले हो गया, जो बात हो, तब सीधा आपको न्यायालय में जो बना हुआ है परिवाद पत्र, कंप्लेंट फाइल जिसको बोलते हैं, आप वहां अपने लीगल एडवाइजर के थ्रू, लीगल आपको किसी वकील साहब के थ्रू आप जाएंगे, वहां कोर्ट में जाके आप दाखिल करेंगे। वहां भी आपको मजिस्ट्रेट सीजन साहब दो बात पूछेंगे कि क्या आपके मुकदमा को हम थाना पे भेज दें। आप कहेगा कि हाँ थाना पे सर भेज दिया जाए। वो थाना पे भेजने की जो प्रक्रिया होती है वो 156 क्लॉज 3 में जाएगा थाने में, फिर वहीं एफआईआर दर्ज होगा। या आप कहेगा कि नहीं न्यायालय में ही हमारा जांच हो, ट्रायल हो, तो वहीं से ट्रांसफर वहां से कर दिया जाता है। ये इतने तरीका का जब सुविधाएं हैं तो एफआईआर पर सवाल कैसे होता है? इसलिए सवाल खड़ा होता है कि लोगों को जानकारी नहीं है कि एफआईआर क्या है, कैसे होगा। जो डॉक्टर बाला साहब प्रसाद ने आज अपने जनहित में लोगों को जानकारी के लिए हमने अपने लोक स्मार्ट चैनल के फेसबुक पेज से और ये लोक स्मार्ट यूट्यूब के माध्यम से हमने कोशिश किया कि एक एक चीजों को समझाने के लिए अब हम चलते हैं कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो उस थाना के इंस्पेक्टर पर, एसएचओ पर कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए, ये आपको हम पहली बार बता रहे हैं। अगर नॉलेज हो जाएगा एसएचओ इंस्पेक्टर को कि पब्लिक को जानकारी हो चुकी है कि हम एफआईआर नहीं करेंगे, तो अगर पिटीशन दे देता है तो हम पर भी आपका केस हो जाएगा। देखिएगा थाना वाले एकदम कड़क कड़क कड़म कड़म आपका एफआईआर दर्ज करेगा। केवल क्या करना है हम नॉलेज के लिए दे रहे हैं, ये हम नहीं बता रहे हैं कि ऐसा करें, लेकिन इतना जरूर जनहित में जानकारी देंगे कि अगर एसएचओ एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं तो उन पर कौन सी कार्रवाई, तुरंत वहां के जिले के एसपी कौन सी कार्रवाई कर सकते हैं, हम बताते हैं आपको। ये सीधा हम इस डैशबोर्ड बोर्ड से मिटाते हुए इस पर हम एक्शन के बारे में बताएंगे। इसलिए जब पुलिस पर एसएचओ को मालूम हो जाएगा कि इस पर हमको डर है, एक्शन है, हम सस्पेंड हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, तो देखिएगा आपका एफआईआर इतनी तेजी में दर्ज होना शुरू हो जाएगा कि मत पूछिए। हालांकि हम ये भी बताते चलते हैं कि इसके बाद जो नया कानून जो आ रहा है उस पर क्या प्रक्रिया होगी। ये जो भी बता रहे हैं ये ओल्ड, अभी चूंकि पुराना ही लागू है, नया लागू होने समय है ये। इसलिए अगर कोई भी एसएचओ इंचार्ज होते थाना के, अगर ये एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं और एसपी को पास रिपोर्ट जब चला जाएगा अलग से, तो आपको पता होना चाहिए उन पर सीधा उन पर सबसे पहले होगा शो कॉज। उन पर एसपी साहब पूछेंगे कि आपने क्यों नहीं प्राथमिकी दर्ज किया गया। शो कॉज जब देते हैं, अगर संतुष्ट नहीं होंगे तो इन पर विभागीय कार्रवाई हो जाएगी। इंग्लिश में उसको समझिए, आम भाषा में प्रोसीडिंग हो जाएगा। नहीं तो उन पर आरोप गठन करके उन पर आपको हो जाएगा विभागीय कार्रवाई। विभागीय कार्रवाई होगा तो नुकसान होगा उस एसएचओ साहब पर या जो पदाधिकारी पर, उनका प्रमोशन रुक जाएगा, कई चीजें उनके बाधित हो जाएगी। या एसपी अगर गंभीर होंगे तो उनको निलंबन भी कर सकते हैं। निलंबन है, सस्पेंड जिसको बोलते हैं, आप तो बोलते हैं, निलंबन तक की कार्रवाई हो सकती है। और इसके साथ हम बता रहे हैं जब बड़ा जनहित में हमारे वीडियो के माध्यम से हम केवल नॉलेज देने का अर्थ यही है। हमारा नियत है कि हर एसएचओ, हर पूरे इंडिया का कोई भी थाना हो, कोई भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका मैंडेटरी है, कोई भी अगर थाने में आवेदन देता है उसको फेयरली ट्रीट करते हुए, उसके बातों को सुनते हुए हर एसएचओ का कर्तव्य है
कि उसकी एफआईआर को स्वीकार की जाए। अब आपको फैसला करना है एसपी साहब को कि कॉग्नेबल है कि नॉन कॉग है। इस चैप्टर से पब्लिक को कोई मतलब नहीं है, जनता को जानकारी हो जाए कि हमारा आवेदन थाना में ले लिया गया है। उतनी संतुष्टि ही आपकी, जैसे कि दुकानों में आप जाते होंगे एक बोर्ड लगा रहता है कि ग्राहकों की संतुष्टि ही आपका पूंजी है, उस तरीका से एक उदाहरण को मानते हुए कि जो भी थाने में आते हैं वो आपको संतुष्ट कीजिए, वो अपने अधिकार के लिए आया है, न कि आपके पास आइए। एक आईपीसी में सेक्शन है, आप देख लेंगे 166 क है, नीचे कलम 166 क है, ये आईपीसी में सेक्शन है, आप पढ़ेंगे। इस पर भी, इन पर दंडात्मक कार्रवाई या इस पर कुछ भी कार्रवाई एसपी साहब इस पर कर सकते हैं। नीचे से हम जरा मार्कर पेन उठाते हुए हाथ स्लिप कर गया था, यानी 160 ए कर सकते हैं, क भी कर सकते हैं इसमें, इन पर आपको एक्शन में हो जाएगा 166 ए। इसके बाद कई तरह की कार्रवाई हो जाएगी। और बस चलते चलते बताना चाहेंगे कि एफआईआर के बाद जो आपका दायित्व है हमने बताया डिटेल के साथ। उसके बाद आपको निःशुल्क कॉपी थाना इंस्पेक्टर साहब जो भी होंगे ऐसे तो आप निःशुल्क कॉपी एफआईआर का आपको देंगे। एफआईआर जैसे आपको दर्ज होगा उसके बाद खंड बाई खंड के कई प्रक्रियाएं हैं जो हम अपने क्लासरूम में, वो अलग चैप्टर हो जाएगा कि उसके बाद अनुसंधान का कैसे क्या होगा वो अलग विषय है। लेकिन आज का विषय हमने सिंपल बहुत एक सरल भाषा में हमने आपको समझाने का प्रयास किया है कि जो एफआईआर होता है उसका प्रावधान है सीआरपीसी में 154 सीआरपीसी कॉग्नेबल, और दूसरा कि अगर असंज्ञेय होता है 155 सीआरपीसी, ये के तहत ऐसे तो काम करते हैं। डिले शब्द जो है, डिले का दो रूप है, एक इन्फॉर्मेंट मुकदमा दर्ज करने वाला अगर डिले से एफआईआर करता है, थाने में जाते हैं, नुकसान होता है। ये जो डिफेंस यानी जो विपक्षी को, अपराधियों को फायदा मिलता है। इसलिए पहला बार हम आपसे अनुरोध करते हैं कि डिले न तो एफआईआर करने में करें, और रिक्वेस्ट है पुलिस वालों से भी वो भी डिले न करे कि एफआईआर डिले शब्द अगर कंट्रोल हो जाए, हम दावा करते हैं कि भारतीय में जो कानून जो खूबसूरत कानून है वो निश्चित तौर से जो गलत होंगे निश्चित तौर पर उनको पहले तो सजा मिलता था, पहले के कानून में दंड मिलता था, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी के पूरी टीम ने, जिसको बधाई हम देते हैं, भारतीय दंड को हटा करके अब उसको नाम कर दिया गया जस्टिस, यानी कि भारतीय न्याय संहिता के विषय में जो सारा विषय आ जाएगा इस पर, क्योंकि प्लस जिसको हम प्रतिदिन पढ़ाते भी हैं। क्लास आज चैप्टर था मेरा अध्याय 5 का, लेकिन उस अध्याय से इसलिए मैंने आज का क्लास एफआईआर लिया। आज सुबह सुबह जब हम उठे, जब मैंने अखबार उठाया, एक दुखित कहानी हम चाहेंगे मेरी कहानी सुन करके। एक हमारे सारण जिले में एक एडवाइनिंग दोनों थाना है, एक रिविलगंज भी थाना है। वो पीड़ित व्यक्ति दौड़ता रहा थाने, रिविलगंज थाने पर। वो व्यक्ति अखबारों में है, एविडेंस ये हमारा नहीं है, आज के अखबारों में, हर अखबारों में भरा पड़ा है। रिविलगंज थाना में वही डिले जो मैंने शब्द का प्रयोग किया, भी दौड़ता गया, उसके साथ विक्टिम के साथ घटना भी घट गई। आनंद फानंद में ये कहानी इतनी दर्दनाक है कि अगर कहानी सुनेंगे रिविलगंज थाना की, आप के आंख में आंसू आ जाएगा। हम चाहेंगे कि यहाँ के एसएसपी साहब जो सारण जिले के हैं हमारे मुद्दे को उठ समझें, रिविलगंज थाना पे इंक्वायरी सेटअप करें कि क्यों नहीं उन्होंने एफआईआर समय पर किया, क्यों नहीं उन्होंने डिले किया, कौन सी ऐसी मजबूरियां थी, थाना प्रभारी क्यों नहीं करेंगे, उसी का वेतन लेते हैं, 70 80 हजार इन लोगों का वेतन है, हर तरह की सरकार सुविधा देती है, जनता के लिए आपके एसपी साहब बैठते हैं, इंस्पेक्टर बैठते हैं, और एसडीपीओ डीआईजी आईजी सब बैठते हैं। इतने बावजूद होने के बावजूद भी अगर एक ऐसे तो अपने आदतन अपनी गलती या उसके किसी भाषा में हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, अगर वो मन मर्जी पर कानून को हाथ में लेगा
कैसे चलेगा राजपाट? बिल्कुल नहीं चलेगा। वही चलेगा जब बिहार की पुलिसिंग के बारे में बताना चाहेंगे चलते चलते। बिहार पुलिस का इन्वेस्टिगेशन, बिहार पुलिस का चार्जशीट, बिहार पुलिस का प्रिलिमिनरी एक्शन जो इतना खूबसूरत है, पूरे 2800 राज्य में, केंद्र शासित राज्य में बिहारी एक ऐसा पुलिसिंग का जो चार्जशीट है जिस पर ट्रायल होता है, सजा होता है, लंबे लंबे दिनों तक वो जेल में रहते हैं। इस खूबसूरती प्रोसेस को अगर कुछ थाना जो इंस्पेक्टर, थानादार डिले एफआईआर दर्ज करने के जो आदतन बना करके उस खूबसूरती पर जो दाग लगा देते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे वीडियो पर कम से कम जो थानादार साहब लोग सुनते होंगे, सुधारना में आप अपना दायित्व निभाएं। आपके पास दोनों पावर है, कॉग्निजेबल का भी पावर है, नन को भी पावर है। लेकिन जो मैंने कहानी सुना है कि दुकानदार जैसे ग्राहकों को संतुष्ट करता है, लिखता है कि आपकी संतुष्टि हमारी पूंजी है, उस तरह का उदाहरण को अगर हर पुलिस वाला माने तो इससे बेहतर क्या होगा। फिर मिलेंगे कल अपने विषय पर, भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 5 पर कल मिलेंगे आपको। जय हिंद।